गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। आज हम अपना लास्ट सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं यूजीसी नेट लॉ सब्जेक्ट के सिलेबस के अंदर, जो कि है आईपीआर एंड आईटी एक्ट की जो यूनिट है, जिसमें हम सबसे पहले हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अपना आईपीआर एक्ट को कंप्लीट करने के बाद ही आईटी एक्ट को शुरू करेंगे। तो हमारा जो इवनिंग की क्लासेस है उसमें हमारे जो साइमल्टेनियस सब्जेक्ट चल रहा है वो है इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन राइट्स लॉ का, जो कि आई थिंक मंडे से शुरू हो गया था और ये हमारी थर्सडे से क्लासेस शुरू हो रही है आईपीआर एंड आईटी एक्ट की। तो जितना जल्दी हो सकता है हम इसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम अपनी पीवाईक्यू की सीरीज भी शुरू करेंगे। आई थिंक 15-20 दिन में ये सब्जेक्ट भी हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कम से कम 15-20 दिन बचेंगे जहां हम अपनी पीवाईक्यूज की जो सीरीज है उसको शुरू करेंगे और धीरे धीरे अपने जितने भी पिछले पीवाईक्यूज है उन सबको हम करेंगे। तो अभी तक किसी भी बच्चे को अगर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट रहा है, किसी भी टॉपिक में, या फिर वैसे भी आपको यूजीसी नेट एंड जेआरएफ से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट करें, अपनी प्रॉब्लम बताएं। मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूंगी। एंड जिस भी बच्चे को हमारे यूजीसी नेट लॉ सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हैं तो वो हमें ईमेल भी कर सकता है। ईमेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर पिन कमेंट से आपको पता चल जाएगा, और पिन कमेंट से ही आपको नोट्स की फीस भी पता चल जाएगी। आप वहां से चेकआउट कर सकते हो और अपने लिए नोट्स परचेज कर सकते हैं हमें ईमेल करके, ताकि हम आपको जितना जल्दी आप ईमेल करेंगे हम आपको उतना ही जल्दी नोट्स प्रोवाइड कर पाएंगे, ताकि हर बच्चा अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर पाए। जिन बच्चों को नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिला है वो हमसे नोट्स परचेज कर सकते हैं, या फिर अगर किसी बच्चे को नोट्स का प्राइस फिर भी थोड़ा बहुत ज्यादा लग रहा है तो प्लीज हमें ईमेल करो, हम आपके साथ नेगोशिएट करने को भी तैयार है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जितना फिक्स प्राइस है उतने पर ही होगा, ऐसा नहीं। अगर किसी की जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो भाई वैसे भी मैं फ्री में करवा रही हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्री में करवाने में, बट अभी बिल्कुल इनकम नहीं हो रही है तो थोड़ा बहुत तो मुझे भी खर्चा चलाने के लिए थोड़ा बहुत तो चाहिए ही होगा। बट स्टिल अगर किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम रहती है तो हम उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए फुली तैयार है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीजों में। बट अगर किसी बच्चे का नोट्स परचेज करने का, नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिला है तो वो हमसे नोट्स जरूर परचेज करो। अपनी तैयारी चलती रहनी चाहिए, ये सब तो होता ही रहता है, ठीक है। अपनी तैयारी मत रोको कि हमारे पास नोट्स नहीं है, टाइम नहीं है, ये सब मत सोचो। अपने लिए नोट्स परचेज करो, हमें ईमेल करो ताकि हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर सके। अपनी प्रॉब्लम बताओ कि क्या कितने में आप ले सकते हो, ये सब हम उसके अकॉर्डिंग कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है आईपीआर के अंदर वो होने वाला है मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का बेसिक जो है हम उसको समझेंगे पहले, उसके बाद हम एक एक करके आगे टॉपिक्स को पढ़ते चलेंगे, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा ना तब तक ये टॉपिक समझने में बहुत मुश्किल होने वाली है। क्योंकि कॉपीराइट एक्ट को हम अलग से समझेंगे, ट्रेडमार्क एक्ट को अलग से समझेंगे, एंड पेटेंट एक्ट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्ट जहां से आईपीआर के अंदर क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो ऐसे इसके अकॉर्डिंग एक एक चीज को समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आईपीआर एक्चुअली है क्या। तो इन चीजों को हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये लेक्चर, जहां हम बात करने वाले हैं मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, देखो प्रॉपर्टी की बात हो रही है, हम प्रॉपर्टी वर्ड को लेकर चलते हैं सबसे पहले, उसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल भी आ जाएगा। देखो हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, देखो प्रॉपर्टी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो होती है कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, एक होती है इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी बेसिकली वो होती है जो जिनको हम टच कर सकते हैं, जो मतलब दिखाई देती हैं बेसिकली, ठीक है, विच कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस, जिनको हम टच कर सकते हैं। जैसे हमारी जो मूवेबल या इमूवेबल जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी के अंदर आती हैं। दूसरी तरफ होती है इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। अब ये क्या है, इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिनको हम टच नहीं कर सकते, या बेसिकली बोल सकते हैं जिनको हम अपनी सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते हैं।
अब भाई ऐसी भी कोई प्रॉपर्टी होती है जिनको हम टच नहीं कर सकते? जी हाँ, ऐसी भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं इस दुनिया के अंदर, जैसे गुडविल हो गई, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन होगी, बहुत सारी ऐसी कॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज है जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है यहाँ पर इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज के बारे में है। अब इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज है, इनको भी दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज जो ट्रस्ट के बेसिस पर हो, या फिर ऐसी प्रॉपर्टीज जो इंटेलेक्ट के बेसिस पर हो। ट्रस्ट के बेसिस पर कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी? जैसे गुडविल हो गई। गुडविल क्या है? ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो ट्रस्ट के बेसिस पर होती है। दूसरी प्रॉपर्टीज होती है जो इंटेलेक्ट के बेसिस पर होती है। इंटेलेक्ट मतलब जो माइंड के क्रिएशन से पैदा होती है, यानी किसी का बहुत ज्यादा क्रिएटिव माइंड है तो वो ऐसी चीजों को क्रिएट करता है जो दुनिया में पहले किसी ने नहीं की हो। वट एवर इट इज, किसी भी फील्ड में हो सकता है वो, चाहे वो लिटरेरी हो, म्यूजिक हो, साउंड हो, या फिर सिनेमेटोग्राफी हो, या फिर बुक हो, या कुछ भी हो, वट एवर इट इज। ठीक है, तो मतलब किसी पर्सन ने क्या है, अपने क्रिएटिव माइंड से उसे क्रिएट किया हो, जिसका उस पर उस पर्सन का उस चीज पर एक्सक्लूसिव राइट आ जाता है उसको यूज करने के लिए। तो वो क्या होता है? इंटेलेक्ट के बेसिस पर वो प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, तो ये प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? इंटेलेक्ट के बेसिस पर होती है। तो यहाँ से हमारा जो इंटेलेक्ट वर्ड है वो भी कवर हो गया है। उसके बाद जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आगे हम लेकर चलते हैं कि इंटेलेक्ट के बेसिस पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दो तरह से हो सकती है। एक तो होती है लिटरेरी प्रॉपर्टी हो सकती है, एक होती है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो सकती है। अब ये क्या चीजें हैं? देखो, लिटरेरी प्रॉपर्टी तो जैसे कॉपीराइट हो गया, अदर जो इसके रिलेटेड नेबरिंग राइट्स होते हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, दूसरी होते हैं इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज। अब इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आएंगी? इसके अंदर प्रॉपर्टीज आएंगे, ट्रेडमार्क हो गया हमारा, पेटेंट हो गया, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस हो गए, या फिर इंडस्ट्रियल डिजाइन्स हो गए, या ट्रेड सीक्रेट्स हो गए। ये सारी क्या है? हमारी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज के अंदर प्रॉपर्टीज आएंगी। आई होप यहाँ से हमारा जो एक बेसिक सा कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया है कि कौन कौन सी चीजें कहाँ से आएंगी। ठीक है, उसके बाद हम ये सारी, पहले हम ये सारी चीजें लिखते हैं, उसके बाद हम एक एक करके कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट, इनके बारे में कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि यहाँ से आपका बेस बन जाए और जब हम आगे कॉपीराइट एक्ट करें तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में लेकर चलनी है। तो चलो शुरू करते हैं। सो फर्स्टली प्रॉपर्टी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। Property can be of two types. पहली होगी कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, दूसरी होगी इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? विच कैन बी टच्ड, फॉर एग्जाम्पल बोथ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज गिव मी अ सेकेंड, कनेक्शन हट गया मेरे ख्याल से कैमरा का। थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी की। तो इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? विच कैन नॉट बी टच्ड।
जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे गुडविल हो गई, कॉपीराइट, पेटेंट्स या ट्रेडमार्क्स, ये सब क्या है, इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी के अंदर आएंगे। अब कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी तो हमें यहाँ पढ़नी नहीं है, तो हम इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी को आगे पढ़ते हैं कि ये किस दो तरह की हो सकती हैं। सो इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी can be of two types. पहली है प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। दूसरा है प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलेक्ट। जैसे प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट कौन सी हो सकती है, एग्जाम्पल के लिए गुडविल हो गई जो, या इंटेलेक्ट के बेसिस पर कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, विच रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ माइंड for which exclusive use is recognized. Exclusive use is recognized. ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, ये सब होते हैं कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स। अब हमारा जो ऑन द प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट है उसको तो हम यहाँ पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि अभी वो इस सब्जेक्ट में हमारे काम का नहीं है। हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलेक्ट, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ये भी आगे हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इट कैन बी अ लिटरेरी प्रॉपर्टी, दूसरा हो सकता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इट कैन बी अ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। सो लिटरेरी प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी, फॉर एग्जाम्पल कॉपीराइट या जो अदर नेबरिंग राइट्स होते हैं, अदर नेबरिंग राइट्स। दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें
वो है ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, या ट्रेड सीक्रेट्स। ये सारे क्या हैं, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज के अंदर आएंगे। ठीक है, सो अब हम चलते हैं कॉपीराइट की तरफ, एक एक करके हम पढ़ते हैं कॉपीराइट को और पेटेंट को और ट्रेडमार्क को। आई डोंट नो आज कनेक्शन कैसे हट रहा है बार बार। कनेक्ट हो गया है, बट आई होप वॉल्यूम सबको क्लियर हो और स्क्रीन अच्छे से दिख रही हो सारे बच्चों को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉपीराइट की। हमारे जो आईपीआर है वो है, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉपीराइट्स की। तो कॉपीराइट है क्या? तो देखो कॉपीराइट ना एक तरह के बंडल ऑफ राइट्स है जो लॉ द्वारा क्रिएटर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। अब किन किन काम के क्रिएटर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, इसके अंदर लिटरेरी वर्क को इंक्लूड किया गया, जो उसके अलावा म्यूजिकल वर्क को इंक्लूड किया गया, म्यूजिकल वर्क पर कॉपीराइट प्रोवाइड मिलता है। उसके अलावा ड्रामेटिक वर्क होता है जो, या फिर सिनेमेटोग्राफी के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, साउंड रिकॉर्डिंग्स के प्रोड्यूसर्स होते हैं, आर्टिस्टिक वर्क है, इन सब पर क्या है जो क्रिएटर्स हैं इन सब कामों के, उन सबको क्या है कुछ बंडल ऑफ राइट्स मिलते हैं, किसके द्वारा, लॉ द्वारा। तो ये होता है हमारा कॉपीराइट। तो जो कॉपीराइट होल्डर होता है ना, उसके पास कुछ राइट होते हैं कि वो सिर्फ वही इन चीजों को यूज कर सकता है जब तक वो किसी को क्या है इसका राइट प्रोवाइड ना करे कि वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या राइट होते हैं कॉपीराइट होल्डर के पास? वो रिप्रोडक्शन का राइट होता है कि वो अपने काम को जिस तरह चाहे रिप्रोड्यूस कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है अपने काम को लोगों तक, कम्युनिकेशन टू पब्लिक का राइट होता है, डिस्ट्रीब्यूट एंड डिस्प्ले टू पब्लिक का राइट होता है, अपने काम को मॉडिफाई या ट्रांसलेट कर सकता है जिस भी तरह से वो चाहे। तो ये कॉपीराइट के होल्डर के पास कुछ एक्सक्लूसिव राइट होते हैं अपने काम को लेकर। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं कॉपीराइट का जो टाइम पीरियड है उस वो कितना होगा, कि मतलब कॉपीराइट होल्डर कितने टाइम पीरियड तक उसको एक्सक्लूसिवली यूज कर सकता है उस वर्क को। तो इसका टाइम पीरियड दिया गया है लाइफ टाइम, मतलब जब तक वो कॉपीराइट होल्डर जिएगा तब तक उसके वर्क पर कॉपीराइट होगा। उसके बाद लाइफ टाइम होगा प्लस 60 ईयर्स आफ्टर डेथ, यानी उसके मरने के 60 साल के बाद भी उसके पास कॉपीराइट होगा उसके काम के ऊपर। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये आईपीआर है, जितनी भी हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है, उनमें सबसे ज्यादा जो टाइम पीरियड दिया गया है वो सिर्फ कॉपीराइट को दिया गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे इंडिया में तो हो गया कॉपीराइट टाइम पीरियड कितना हो गया, लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स आफ्टर डेथ। लेकिन हम जैसे फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो फॉरेन कंट्रीज में कितना टाइम पीरियड होगा कॉपीराइट के लिए, लाइफ टाइम तो है ही है, लेकिन कुछ कंट्रीज में 20 ईयर्स होता है आफ्टर डेथ, या कुछ कंट्रीज में 50 ईयर्स आफ्टर डेथ होता है, कुछ कंट्रीज में 70 प्लस भी आफ्टर डेथ होता है टाइम पीरियड। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा जो कॉपीराइट है ना, ये आइडियाज और कंसेप्ट पर नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो कॉपीराइट है उसमें प्रोटेक्शन दी जाती है वर्क को जो आपने प्रोड्यूस कर दिया है, या फिर एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया को, ना सिर्फ आइडिया को, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने कोई आइडिया सोच लिया और उसके ऊपर मेरा कॉपीराइट हो जाएगा, नहीं। जब तक आप उस आइडिया को एक्सप्रेस नहीं करते हो तब तक आपका उसके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं होता है। और जैसे ही जो कॉपीराइट है वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है और वर्क क्रिएट हो जाता है, तो फिर कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं रहती कॉपीराइट को एक्वायर करने के लिए। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करें जो सर्टिफिकेट है ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट, या फिर जो एंट्रीज है, ये प्राइमा फेसी एविडेंस होती है, ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है। मतलब सिर्फ ये प्राइमा फेसी एविडेंस है, जिसका मतलब है कि ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये क्या दूसरी पार्टी पर सिर्फ शिफ्ट कर देता है।
ठीक है। तो अगर कोर्ट में कॉपीराइट ओनरशिप से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चलता है तो जो सर्टिफिकेट होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट का, वो एक प्राइमा फेसी एविडेंस की तरह काम करेगा। उसके बाद जो अदर पार्टी है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई मैंने जो काम किया है वो इनके काम से मिलता जुलता नहीं है, मेरा अपना यूनिक काम है। ठीक है, मैंने इनका काम यूज नहीं किया, इनके काम को कॉपी नहीं किया है, तो ये कॉपीराइट लॉ है। उसके अलावा हम इंडिया के अंदर जो एक्ट कॉपीराइट पर एप्लीकेबल होता हुआ है कॉपीराइट एक्ट 1957, जो ये एक्ट है इंडिया में इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, जो आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें हैं कॉपीराइट से रिलेटेड जो मैंने आपको समझाई है, और ये आपको ध्यान भी रखनी है, क्योंकि जब हम कॉपीराइट एक्ट करेंगे तो कॉपीराइट की जो ये बेसिक चीजें मैंने आपको बताई ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये बेसिक चीजें हैं जब हम कॉपीराइट एक्ट करेंगे। उसके बाद कॉपीराइट एक्ट के अंदर कौन कौन से प्रोविजन में क्या बातें की गई वो तो हम डिस्कस करने ही वाले हैं। ठीक है, तो चलो कॉपीराइट के बारे में ये कुछ चीजें लिखते हैं। तो क्या होता है कॉपीराइट? इट इज अ बंडल ऑफ राइट्स given by law to the creators of literary, musical, dramatic, artistic work, producer of cinematography, and sound recordings। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट कॉपीराइट होल्डर have exclusive right on किस किस चीज पर होता है? रिप्रोडक्शन पर, कम्युनिकेशन टू पब्लिक, डिस्ट्रीब्यूट and display to public, to modify and translate। तो ये सारे कॉपीराइट होल्डर के पास एक्सक्लूसिव राइट होते हैं अपने काम को लेकर, और भी बहुत सारे होते हैं। जब हम कॉपीराइट एक्ट करेंगे तब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड कितना होगा कॉपीराइट होल्डर के पास? टाइम पीरियड ऑफ कॉपीराइट इश्यूड टू होल्डर इज कितना होगा? लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स आफ्टर डेथ। ठीक है, और ये आपको मैं ब्रैकेट में लिखवा देती हूँ दैट दिस इज द लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड फॉर आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स गिवन टू होल्डर। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है। उसके अलावा आगे लिखो इन कॉपीराइट प्रोटेक्शन इज गिवन टू वर्क includes expression of ideas and not only idea।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर इसमें लिखो कॉपीराइट में, हेंस आइडियाज और कंसेप्ट डू नॉट हैव कॉपीराइट प्रोटेक्शन। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉपीराइट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस as soon as work is created and no formality is required to be completed for acquiring it। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट and entries served as a prima facie evidence और ब्रैकेट में लिखो दैट इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ। सो ये क्या करेगा, सिर्फ जो बर्डन ऑफ प्रूफ है उसको शिफ्ट करेगा। इट जस्ट शिफ्ट द बर्डन ऑफ प्रूफ टू अदर पार्टी in the court with respect to dispute relating to ownership of copyrights। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दैट कॉपीराइट एक्ट नाइनटीन 1957 is applicable in matter of copyrights। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक बातें हैं जो कॉपीराइट से रिलेटेड आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हमें ट्रेडमार्क और पेटेंट करना है, बट अनफॉर्चुनेटली लेक्चर का टाइम हो गया है। कल के लेक्चर में हम अपना इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, जहां हम ट्रेडमार्क और पेटेंट से रिलेटेड जो बेसिक पॉइंट्स है पहले उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि थ्योरीज है जो आईपीआर से रिलेटेड उनको भी डिस्कस करेंगे कल के ही लेक्चर में। तो चलिए मिलते कल के लेक्चर में। तब तक के लिए इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करें, लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम अपनी इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे।